हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 24 अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है अमोनिया पावर्ड फ्यूल सेल ब्रेक थ्रू के ऊपर। इसमें आपसे डिस्कशन करूंगा कि आखिर क्या होता है अमोनिया पावर्ड फ्यूल सेल। फिर मैं आपको बताऊंगा फ्यूल सेल क्या होता है। इससे कनेक्टेड 3 से 4 पीवाईक्यूज आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जा रहा है, ये एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरत है इसकी कि आप इसको अपने दिमाग में कंप्लीटली इससे कनेक्टेड जितने सप्लीमेंट्री टॉपिक हैं उस सबको रखें। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए रिलेवेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नाविक सैटेलाइट के ऊपर, जिसे हम लोग नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं। मतलब जिस तरीके से जीपीएस होता है, सेम उसी तरीके से हमने अपना इंडिजीनियस वर्जन भी डेवलप किया है। तो करेंटली क्यों उसको रिप्लेसमेंट करने की बात हो रही है, क्या चैलेंजेस हैं उसमें, साथ ही साथ इसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। अब ये चीज़ पढ़ते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी, कहीं ना कहीं ये स्पेस से कनेक्टेड है। तो स्पेस से कनेक्टेड जीएस 3 2014 में सवाल था, यही सेम था कि स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम और प्रोटेक्शन पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस एरा में उसका क्या मतलब क्या है। ठीक है, एडवांटेजेस बताइए कि किस तरीके से IRNSS, ठीक है, आपको मैं समझाऊंगा क्या है ये IRNSS, उसका कनेक्शन क्या है नाविक से। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसमें। थर्ड आर्टिकल बात करता है डिसेंट्रलाइज्ड बायो बैंक के ऊपर, साथ ही साथ कैसे बायो बैंक को कनेक्ट कर सकते हैं ब्लॉकचेन से और एनएफटी से। एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन। आपको इस आर्टिकल में समझाऊंगा सबसे पहले बायो बैंक क्या होता है। बायोबैंक मतलब क्या होता है, जैसे आपके टिश्यूज होते हैं, आपकी डीएनए इंफॉर्मेशन होती है, तो अक्सर उसकी स्टोरेज के ऊपर डिस्कशन होता है। एक बैंक है, ठीक है, मतलब आपकी बायोलॉजी को स्टोर करने का बैंक है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लड टू डीएनए टू आर सब कुछ स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही डिस्कशन होगा कि आखिर कैसे इसकी स्टोरेज हम ब्लॉकचेन का यूज करके कर सकते हैं, कैसे एनएफटी का यूज हो सकता है। काफी कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा। एनएफटी से कनेक्टेड जो पीवाईक्यू आए हैं वो मैं समझाऊंगा, इससे भी कनेक्टेड काफी पीवाईक्यूज आए हैं, वो सारे मैंने आपके सामने रखे हैं, वो आपसे डिस्कस करूंगा मैं। हमारा फोर्थ आर्टिकल बात करता है एक डायग्नोस्टिक टूल आया है। जिस तरीके से आप नोटिस करते हैं एमआरआई सीटी स्कैन होता है, क्या करता है, ये आपकी बॉडी की इमेजिंग करता है। ठीक है, उसी तरीके से एक टूल बना है सेरिबो टूल। अगर आसान सी भाषा में बताऊं तो कोविड के समय आप देखते होंगे कि टेम्परेचर नापने के लिए गन टाइप होता था, आपके माथे पे लाके टेम्परेचर बता देते थे। तो सेम उसी तरीके से एक टूल है जो कभी इंसान को किसी, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्रेन इंजरीज होती हैं, तो उसके रेफरेंस में किस तरीके से ये टूल का यूज़ करके हम ब्रेन इंजरीज को अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें मेडिकेशन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंस है इस आर्टिकल की। ठीक है, इसमें सेरिबो बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। सेरिबो सेरिब्रम कहीं ना कहीं ब्रेन से कनेक्टेड है। ठीक है, जीएस पेपर 3 अगेन रिलेवेंट है। आप आज नोटिस कर रहे होंगे संडे के आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें साइंस एंड टेक सेक्शन से होती हैं, तो मैंने उन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर किया है। लास्ट आर्टिकल बात करता है सेंसस 2027 के ऊपर। काफ़ी बार इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, आपसे इसके पहले 2 बार मैंने डिस्कशन कर लिया था, जहाँ पे कास्ट सेंसस के ऊपर बताया था। फिर मैंने आपको बताया था किस तरीके से 2027 का सेंसस डिजिटल फॉर्म में होगा, आसानी से एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि डिजिटली जब चीज़ें होती हैं तो बहुत शॉर्ट टाइम में मिल जाती हैं। पहले क्या है, पेपर से सारी चीज़ें होती थी। तो सेंसस 27 के रेफरेंस में ये एक आर्टिकल है। इसमें आपको समझाऊंगा अर्बन एरिया की डेफिनेशन क्या रखी जाएगी 2027 के सेंसस में। क्योंकि क्या होता है, अर्बन एरिया को क्यों अर्बन एरिया कहते हैं, रूरल एरिया को क्यों रूरल कहते हैं, सेमी अर्बन को क्यों सेमी अर्बन कहते हैं, कोई ना कोई फीचर होंगे। तो मैं वो आपको समझाऊंगी सेंसस 27 में क्या रखा गया है, उसकी कैसे तैयारी की जा रही है। जीएस पेपर 1 पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज, साथ ही साथ जीएस पेपर 2 गवर्नेंस सेक्शन में भी काफ़ी रिलेवेंस है। मैं आपको समझाऊंगा कि सेंसस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस तरीके से सेंसस कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि जब डिसेंट आपका बात की जा रही है, सब कुछ डिजिटल किया जाएगा सेंसस में, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि डिजिटल प्राइवेसी या प्राइवेसी रिलेटेड कंसर्न, डेटा प्राइवेसी कनेक्टेड जो चैलेंजेस हैं वो भी सामने आते हैं। तो किस तरीके से ये चैलेंजेस गवर्नमेंट टैकल करेगी, आखिर कैसे गवर्नमेंट जो यूज़र का डेटा है या पूरी सिटीजन का डेटा है सेफगार्ड करेगी, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आपको आगे बढ़ने से पहले एक बार कल के आर्टिकल 23 अगस्त में जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी, एक बार विद इन 1 मिनट आपको समझा देता हूँ। पहला आर्टिकल वहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था
निकोबार प्रोजेक्ट के ऊपर, जहां मैंने समझाया था किस तरीके से निकोबार प्रोजेक्ट जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में बन रहा है, बात हुई है किस तरीके से वहां पे फेक सर्टिफिकेट का यूज हुआ है, या फिर किस तरीके से ट्राइब्स ने एक्यूजेशन लगाया गवर्नमेंट के ऊपर कि हमें प्रॉपर एफआरए राइट का इन्होंने फॉलो नहीं किया है। सारी चीजें आपको मैंने कल के आर्टिकल में समझाई थी। एक बार आप आर्टिकल को देख सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल जो बैटल आईएएस नाम से है वहां पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। सेकेंड आर्टिकल फिर मैंने कल डिस्कस किया था चंडमंगलम हैंडलूम के ऊपर, ठीक है। चंडमंगलम जो मंगलम आपका हैंडलूम था वो जीआई टैग का रेफरेंस दिया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रेफरेंस में आपको समझाया था मैंने। फिर मैंने आपको बताया था कैसे बहुत सारे यूथ जो है उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब इंटरेस्ट नहीं है, तो इससे स्कैरसिटी हो रही है वर्कफोर्स की। फिर मैंने आपको समझाया था प्लेसेस इन न्यूज़ पे दारफुर रीजन के बारे में, कैसे दारफुर में क्राइसिस चल रही है, कैसे वहाँ पे मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, वहाँ पे आरएसएफ ने अटैक किया था जो रैपिड सपोर्ट फोर्स होती है, अटैक करने से कितने सिविलियंस मारे गए थे वो समझाया था। फिर मैंने दारफुर को समझाया, खार्तूम को समझाया था सूडान की कैपिटल। फिर मैंने आपको समझाया था किस तरीके से वहाँ पे जो डिफरेंट कैंप्स हैं उससे कनेक्टेड दारफुर भी पीवाईक्यू में आया था, खार्तूम भी पीवाईक्यू में आया था, बीडीबीडी कैंप वो भी समझाया था मैंने आपको कल। फिर मैंने आपको जमजम कैंप के बारे में 2 से 3 कैंप समझाए थे, आप एक बार पीडीएफ में देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंस थी इसकी, ठीक है। फिर हमारा 4th आर्टिकल जो था उसमें हमने डिस्कशन किया था एआई का यूज़ जुडिशरी में किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है, जो पेंडिंग केसेस हैं वो किस तरीके से कम हो सकते हैं, साथ ही साथ चैलेंजेस क्या हैं वो मैंने डिस्कस किया था। फिर हमने 5th आर्टिकल में आपको मैंने बताया था माइग्रेशन के ऊपर, क्या माइग्रेशन के ऊपर अमर्त्य सेन ने अपना ओपिनियन दिया है। फिर मैंने बताया था ग्लोबलाइजेशन में किस तरीके से माइग्रेशन बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, चैलेंजेस क्या क्या है। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ माइग्रेशन समझाया था कि इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है देश के अंदर, इंटरनेशनल क्या होता है एक देश से दूसरे देश, फिर कॉन्फ्लिक्ट या फिर पुश रिलेटेड माइग्रेशन जहाँ पे कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उससे कनेक्टेड जब माइग्रेशन होता है, जैसे वॉलंटरी माइग्रेशन एक और होता है। तो ये सारी टाइप्स मैंने आपको कल समझा दिए थे। फिर मैंने आपको बताया था ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन कनेक्टेड जो चीज था, एक ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी जिसे कहते हैं वो हुई थी, वो उससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू आया था वो भी मैंने आपको प्रॉपर समझाया था। तो ये एक बार ओवरव्यू पूरा का पूरा मैंने आपको दे दिया कल के आर्टिकल का। ये मैं सिर्फ इसलिए देता हूं अगर आप आज नए हो तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट पे स्विच कर सकते हो जो मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली कल का भी देखा है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि एक ही चीज को मैं जरूरी नहीं है कि एक बार बताऊं, मैं 10 बार नहीं 100 बार एक चीज को बता सकता हूं। यू डू नॉट हैव टू वरी, ऑलवेज रिमेंबर। यूपीएससी में आप अक्सर एक बेसिक मैंने बच्चों में देखा है वो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना, जब किसी नई इंफॉर्मेशन को देखते हैं बड़ा उन्हें अच्छा लगता है, अरे हाँ ये कुछ नया सीखने को मिल रहा है। दे डू नॉट वांट टू रिलाई ऑन द सेम बोरिंग बोलते हैं ना सोर्सेज, उन्हें लगता है कुछ नया चाहिए कुछ नया चाहिए। अब इसी में 10 तरह की नई नई बातें अगर निकाल दी जाएंगी, लेकिन हाँ ये रिलेवेंट है वो रिलेवेंट है, बट यूपीएससी ऑलवेज प्लेज ओवर द बेसिक नॉलेज। उसी बेसिक नॉलेज से अक्सर जो क्वेश्चन की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो निकल के आती है। तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखिए छोटा सा आर्टिकल, लेकिन अभी इसी छोटे से आर्टिकल से मैं आपके सामने 3 से 4 पीवाईक्यू दिखाऊंगा तो आपको रिलेवेंस दिखेगी, ठीक है। अब समझते हुआ क्या है, एक फ्यूल सेल है जो कि अमोनिया, जैसे बोलते हैं ना, अगर एक बैटरी है, बैटरी के अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी, जल्दी इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो तो चार्ज हो जाता है। तो सेम उस तरह की फ्यूल सेल क्या होती है, जैसे आप एक एवर रेडी की फ्यूल देखते हो, सेल देखते हो, ठीक है, उसके अंदर ताकत कहाँ से आ रही है, उसमें देखते हो कैथोड एनोड काला काला देखते हो ना, जिस तरीके से ग्रेफाइट होता है कैसे काम करता है, बट अभी उसमें मत जाओ, लेकिन एक सेल समझो अभी, ठीक है। तो अब एक सेल है, अब उस सेल के अंदर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो सेल किस बात की है, तो वो जो सेल होगी वो जो फ्यूल होगा वही फ्यूल अब हम अमोनिया की यूज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश था अमोनिया पावर्ड, वर्ड ही लिखा है, अमोनिया से पावर किया हुआ सेल, ठीक है। जो सेल के अंदर एनर्जी आएगी या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो अमोनिया के थ्रू होगी। तो साइंटिस्ट ने इसी अमोनिया पावर्ड फ्यूल सेल को इम्प्रूव किया है, पहले से थी, ठीक है, जो किससे पावर होती है, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल के थ्रू। अब सोचो कि सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल कैसे क्या काम करती है, तो आसान सी भाषा में बहुत ही लेमन टर्म में समझाऊं, ये आपकी मान लेते हैं एक सेल है, सेल के अब होता क्या है, ये अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया को उठा के इसमें डाला जाएगा, और जब डाला जाएगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, और वो किस 500, 600, 700, 800 मतलब एक वेरिएशन होता है, 500 से लेके 800 डिग्री सेल्सियस तक
इसमें टेम्परेचर होगा और इस टेम्परेचर पे अमोनिया दो पार्ट में ब्रेक। अमोनिया कैसे बनी होती है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो अमोनिया हाइड्रोजन नाइट्रोजन में ब्रेक होगी और फिर वही कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में। दैट्स ऑल। तो अभी ये एक आसान सी भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि साइंटिस्ट ने क्या किया है। साइंटिस्ट ने कहा है कि भैया अब हम लोग थोड़ा सा इसका इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। बट अगेन ये तो साइंटिस्ट कम्युनिटी है ना, आप साइंटिस्ट तो हो नहीं कि आपको एकदम डिटेल में एलिमेंटल फॉर्म में जाना है। आपको सिर्फ इतना पढ़ो, अमोनिया पावर्ड फ्यूल सेल का मतलब क्या है? एक बैटरी है, बैटरी के अंदर पावर डाली जा रही है अमोनिया के थ्रू और पावर डालने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जा रही है। अमोनिया क्या है? अमोनिया एक एलिमेंट है, सिंपल सी भाषा में मान लो, ठीक है। अब होता कैसे है? तो एक केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी मतलब अमोनिया के अंदर केमिकल एनर्जी कैसे? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में है। अब जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन को ब्रेक कर दिया जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो उससे क्या होगा? उससे जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रोसेस में जो अमोनिया पावर्ड फ्यूल सेल है, इसमें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और ये सब होने के बाद जो आपका आउटपुट होता है, उस आउटपुट का अक्सर क्या होता है? वो सारी सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ हीट होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ वाटर। मतलब जब ये सब बनने के बाद रिलीज क्या होता है? एमिशन किस चीज़ का होता है? जैसे अगर आप लोग फॉसिल फ्यूल, फ्यूल मतलब क्या है? ईंधन। कभी भी किसी चीज़ को पावर करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होगी। तो जब अगर आप अपना मोटर व्हीकल चला रहे हो तो वहाँ पे फॉसिल डाल रहे हो। फॉसिल मतलब क्या है? जिसमें कार्बन थे, ठीक है। तो अगर वहाँ पे आप बर्न करोगे तो कार्बन का एमिशन होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे जो अमोनिया पावर्ड फ्यूल सेल है या फ्यूल सेल की जब बात होती है तो यहाँ पे जो एमिशन होता है वो कार्बन का नहीं होता, हीट और वाटर का होता है। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इसे सस्टेनेबल सोर्स कहा जाता है कि भैया ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, ठीक है। अब अगर बात की जाए, आपको दोबारा फ्यूल सेल में समझाऊं तो ये एक डिवाइस होती है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो डू नॉट वरी, ठीक है। आप सिंपल सी भाषा में सिर्फ इतना जान के रखो कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि आर्ट साइड से होंगे, उनको अभी ये नहीं समझ में आ रहा हो कैसे अमोनिया ब्रेक हो रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन में। आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है, फ्यूल सेल क्या होती है? एक डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी में। अब जब अमोनिया का मैंने बताया, तो अमोनिया क्या है? अमोनिया केमिकल एनर्जी फॉर्मेट में। उसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा? ब्रेक करके कन्वर्ट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। और जो उनका बाय प्रोडक्ट होगा वाटर, हीट और हार्मलेस गैसेस होती हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा फ्यूल हो रहा है। तो फ्यूल में अमोनिया भी यूज कर सकते हैं। कल को बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ, कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, कल को ये जैसे मतलब अगर स्टार्टिंग देखी जाए तो कैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन कितने सारे होते हैं। कल को बोला जाए भैया हमने साइंटिस्ट कम्युनिटी ने या पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है, एक कोई दूसरा एलिमेंट, लेट्स से एक्स एलिमेंट से हम लोग फ्यूल सेल में डाल सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे एनर्जी बनेगी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी में, है कि नहीं? क्योंकि जितने भी सेल्स होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी ना किसी चीज़ को पावर करना ही तो होगा ना, नहीं तो सेल किस बात की है? आप बैटरी डाल रहे हो उठा करके अगर घड़ी में, तो घड़ी क्या चल रही है ना, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ फ्यूल सेल के रेफरेंस में जब बात हो रही है तो यहाँ पे मेन चीज़ है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताऊं अमोनिया पावर्ड फ्यूल सेल एकदम अलग समझो। बस यहाँ पे अमोनिया पावर्ड, कल को बोलेंगे हाइड्रोजन पावर्ड, फिर बोलेंगे कार्बन पावर्ड, मतलब कुछ भी कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। बट आज जो आर्टिकल है, आर्टिकल में अमोनिया पावर्ड फ्यूल सेल के ऊपर बात हो रही है। मैंने आपको फ्यूल सेल ऑलरेडी बता दिया। तो ये एक टाइप का फ्यूल सेल है जिसमें अमोनिया एज अ फ्यूल यूज होता है। अमोनिया को हाइड्रोजन नाइट्रोजन में तोड़ दिया जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बनती है थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसका यूसेस पावर प्लांट्स में किया जाता है, हैवी व्हीकल्स में किया जाता है, साथ ही साथ जो रिमोट एरियाज होते हैं वहां पे बैकअप पावर के लिए इसका यूज होता है। बेनिफिट्स देखा जाए तो अमोनिया को आसानी से स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। फिर इस पे कार्बन एमिशन जीरो होता है। अब क्वेश्चन होता है सर कार्बन एमिशन जीरो कैसे होगा? क्योंकि कार्बन तो है ही नहीं ना। तो अगर आप फॉसिल फ्यूल देख रहे हो, फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो कभी ना कभी लिविंग थे। कोल देखोगे तो किससे बना है? आप देखोगे जो फॉसिल्स मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर में पेड़ पौधे इंसान सब जब मर के वो एकदम सतह पे चले गए तो कोल में कन्वर्ट हो गए, मतलब कहीं ना कहीं तो यही है। तो कार्बन स्टोर्ड है उसके अंदर में। अब जब कार्बन स्टोर की बात कर रहा हूं तो दिमाग में आपके आना चाहिए कार्बन स्टोरेज, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चर। इससे कनेक्टेड 3 से 4 कई बार पीवाईक्यूज आए हुए हैं। तो कभी भी फ्यूल सेल को आप अलग से मत पढ़ो कि नहीं फ्यूल सेल अलग है कार्बन कैप्चर अलग है। सबका एक ही कॉन्टेक्स्ट चलता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना, ठीक है। चलो
अब आते हैं कि यूपीएससी 2015 में, अब आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने आपको कहा ना, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है। अगर आपको ये आर्टिकल नहीं भी समझ में आया, सिर्फ आपको फ्यूल सेल समझ में आ गई है, तो आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे कहीं अमोनिया पावर नहीं लिखा हुआ है, सिंपल पूछ रहे फ्यूल सेल विद रेफरेंस टू फ्यूल सेल जिसके अंदर हाइड्रोजन रिच फ्यूल और ऑक्सीजन को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, उसके रेफरेंस में आप स्टेटमेंट को बताइए। तो पहला है, इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल द फॉसिल द फ्यूल सेल एमिट्स हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। तो अभी तो मैंने आपको बताया ना कि अगर फ्यूल सेल के अंदर हम प्योर हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो यहाँ पे अभी तो ये हाइड्रोजन के ऊपर है, लेकिन कल को ये बोला जाए अमोनिया करके आए तो उसमें बाय प्रोडक्ट आपका हीट और वाटर होगा, तब भी तो सही है ना स्टेटमेंट। तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड कह रहा है, फ्यूल सेल कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप कंप्यूटर्स। अब सोच के देखो आप एक बार, मतलब वाई नॉट। कभी भी कोई भी अगर स्टेटमेंट लिखा है तो उसमें हमेशा पूछो वाई नॉट, कांट वी यूज इट। और अक्सर आपके दिमाग में होता है बस जहां पे कैन आए, कैन मतलब पॉसिबिलिटी है तब तो सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर कभी कैन पे भी यूपीएससी बहुत खेलता है और उसको गलत कर देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्यूल सेल को हम बिल्डिंग पावर करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट स्मॉल डिवाइसेस के लिए नहीं कर सकते। क्वेश्चन होता है क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्या है? कुछ ना कुछ तो होगा ना फ्यूल सेल के अंदर जो कि सिर्फ बिल्डिंग पावरिंग कर रहा होगा, या फिर लैपटॉप में नहीं कन्वर्ट, मतलब लैपटॉप पावर नहीं कर पा रहे हम लोग उससे। तो ये चीज गलत है, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग गलत करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है, फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अक्सर क्या होता है, मान लो दो नाउन है, एक फ्यूल सेल है, दूसरा ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो अक्सर फ्यूल सेल के फीचर को किसी दूसरे के फीचर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो फ्यूल सेल को एक्स मानो, फिर यहाँ इसको y मान लो, ठीक है। तो अक्सर यूपीएससी में x इज y होता है, तो y अक्सर गलत कर दिया जाता है, या फिर x को गलत कर दिया जाएगा, लिखेगा x इज y। तो इस तरीके से जब चीज़ें लिखी हों तो वो यूपीएससी में एक ट्रैप के तरीके से यूज होती हैं। ऐसे ही आप देखोगे जब बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर था तो यही चीज़ आई थी ना, एक्स को मान लो बनाया था ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस इज अ बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो यही सेम चीज हो रही है ना, ब्रह्मोस को एक्स मानिए, इसको वाई मानिए। तो यूपीएससी क्या करता है, एक्स इज वाई नहीं होता, अक्सर जनरली वाई को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे के फीचर से। अब यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल था, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, अग्नि मिसाइल बैलिस्टिक है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ इंटरकनेक्ट किया कैसे यूपीएससी अक्सर गलत करता है। तो फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, नहीं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी 24 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन। आप नोटिस कर रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर सवाल था, सेम यहाँ पे भी बोल रहे हैं फ्यूल सेल के ऊपर सवाल आया हुआ है। अब आप रेलेवेंस देख रहे हैं क्यों मैंने इस 4 लाइन के आर्टिकल को उठाया, रीजन यही था। ठीक है, आपसे ये बोल सकते हैं, आपसे देखो क्या बहुत डिटेल में गए कि भैया कहाँ कौन सा एलिमेंट ब्रेक हो रहा है, आसान सी भाषा में इन्होंने पूछा हुआ है। ये बोल सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल पावर्ड बाय अमोनिया, ये भी तो आ सकता है। तब क्या होगा, तब भी तो आपका वही सेम चीज होगी ना, क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ऑब्वियसली वाटर वेपर, वही तो बताया मैंने आपको। चलो यूपीएससी 23 में क्वेश्चन आया, आप देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन इसी 4-5 लाइन के आर्टिकल पे डिस्कस हो रहा है। विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, यस इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन, यस इट कैन बी डन, इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल, यस इट कैन बी यूज्ड। तो तीनों इज राइट। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी कोई फ्यूचरिस्टिक बात हो रही है किसी टेक के ऊपर में और वहां पे कैन लिखा हुआ है तो वहां पे हाई चांसेस होते हैं सही होने के। रीजन बीइंग कि क्योंकि फ्यूचर के अपन किसी ने देखा ना, व्हाट इफ कल को ऐसी चीज जो आज एकदम वेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाए बहुत बड़े एक बोलते हैं ना एनर्जी सोर्स में, हमें नहीं पता। तो इस वजह से यूपीएससी अक्सर ये भी करती है, फ्यूचरिस्टिक चीजों में अगर कैन लगा हुआ है तो एक बार पढ़िए, और अगर नहीं हो रहा है तो आप गेस वर्क में कर सकते हैं ऑल को। ठीक है, 2011 में क्वेश्चन आया था, माइक्रोबियल फ्यूल सेल अगेन आर कंसिडर सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, यहाँ पे माइक्रोबियल फ्यूल सेल लिखा है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल लिखा है, तो क्या अब की बार अमोनिया फ्यूल सेल नहीं आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। अमोनिया फ्यूल सेल में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया कैसे वो पावर हो रहा है, सिंपल बोल सकते हैं, है कि नहीं। सस्टेनेबल एनर्जी कही जाती है, वाई क्वेश्चन पूछा, वाई दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज दे यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म एज कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर सस्टेन सब्सटेंसेस, यस बिल्कुल ऐसे ही होता है।
दे यूज वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एज सबस्ट्रेट। अब क्वेश्चन देखो, इनऑर्गेनिक, भैया जब बात हो रही है माइक्रोबियल, मतलब कहीं ना कहीं बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। अब इनऑर्गेनिक लिखा है ना, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू क्लेंस वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कांट दे बी यूज्ड, सिंपल अपने आप से सवाल पूछो, कांट दे बी यूज्ड, व्हाई दे कांट बी यूज्ड, ऐसे 2-3 बार क्वेश्चन करोगे अपने आप से तो आप आसानी से बता पाओगे। इसमें 1 and 3 इज द राइट वन। तो आपने देखा 1 2 3 4 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इसमें, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग गया है कि क्या है इसका पॉइंट। नेक्स्ट आर्टिकल भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन मैंने इसमें टू द पॉइंट जो आपके प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है वो उठाई है। अब हुआ क्या है, हमारी एक कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। जिस तरीके से आप जीपीएस देखते हो, जिस तरीके से आप लोग देखते हो, अलग अलग देश के अलग अलग जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है। अब जीपीएस का मतलब क्या होता है? जीपीएस का मतलब ये होता है कि आप गूगल मैप चलाते हो, कैसे काम कर रहे हैं? जीपीएस से काम कर रहे हैं। तो इंडिया ने खुद का जीपीएस बनाने की बात की, इसका नाम रखा था नाविक, ठीक है। अब नाविक क्या करेगा? इंडिया में वो अच्छे तरीके से, जो बोलते हैं ना, इंडिया की जो टेरिटरी है उस टेरिटरी के साथ 1500 किलोमीटर की जो रेडियस आसपास की है उसको कवर करेगा, हर एक एरिया की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन टाइम के साथ प्रोवाइड करेगा। ये सैटेलाइट का मेन काम था, ठीक है। तो जब इसको लॉन्च पहले किया गया था, तो अब हुआ क्या रिसेंटली कि कुछ सैटेलाइट्स में दिक्कत हुई थी, ठीक है। जब टोटल सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी 9, उसमें क्या हुआ था, 8 सैटेलाइट केवल ऑर्बिट में पहुंची थी और 5 जो है डिफंक्ट हो गई थी, सही से काम नहीं कर रही थी। लेकिन अब क्या है, जो क्लॉक रिलेटेड जो आपकी सैटेलाइट है, मतलब जो समय को एग्जैक्टली बताती है, वो फंक्शनल सही से नहीं है। तो अब क्या हुआ है, इसरो ने प्लान किया है कि लॉन्च करेंगे 3 नई सैटेलाइट्स बिफोर द एंड ऑफ 2026, जिससे जो सैटेलाइट्स काम नहीं कर रही हैं नाविक की, जिसे इंडियन जीपीएस भी कहते हैं, उसको दोबारा रिजुवनेट किया जाएगा, दोबारा से चलाया जाएगा। बट आपको ये मैंने अभी करंट इंफॉर्मेशन बता दी, ठीक है। अब आपको पता क्या होना चाहिए कि नाविक है क्या? नाविक इंडिया का जीपीएस है। आसान सी भाषा में सिर्फ व्हाट इज नाविक? नाविक इज इंडिया का जीपीएस। जीपीएस का यूज कैसे करते हैं? कहीं आते जाते हो, जीपीएस का यूज करते हो, नहीं करते हो, सिंपल, ठीक है। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज पहला तो ये है कि ये जो अभी नाविक की बात हो रही है, इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। करेंटली आपका जो 5 सैटेलाइट्स हैं, 2-3 सैटेलाइट्स डिफंक्ट भी हो रखी हैं, तो इसमें हाई प्रिसिशन जो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं वो ढंग से नहीं कर पाती हैं काम, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक क्लॉक्स तभी काम करेंगी जब सैटेलाइट्स अच्छे से होंगी। अगर सैटेलाइट में वो फीचर्स नहीं होंगे तो कैसे काम करेंगी? तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपकी 5 सैटेलाइट डिफंक्ट है, काम ही नहीं कर रही हैं, तो सही से आपकी समय नहीं बताया जा पाएगा। पहले क्या होता था, क्लॉक्स को हम लोग इंपोर्ट करते, लेकिन अब हम लोग खुद से इनबिल्ट कर रहे हैं क्लॉक को। और क्लॉक को बिल्ड करने के लिए क्या करते हैं, रुबीडियम का यूज करते हैं। रुबीडियम एक एलिमेंट है, और एलिमेंट कैसे काम करता है देखो, अब बहुत डिटेल एटॉमिक क्लॉक पे आपको लेके नहीं जाऊंगा, बट मैं आसान सी भाषा में समझा दूं। ये घड़ी होती है, मान लो घड़ी में क्या होता है, घड़ी में पेंडुलम होता है। तो पेंडुलम क्या होता है, राइट फिर लेफ्ट, ऐसे चलता रहता है। तो जो एटॉमिक क्लॉक होती है उसमें ये रुबीडियम एलिमेंट को डाला जाता है, और रुबीडियम एलिमेंट एक उसके अंदर खुद की फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है। खुद के टाइम पे वो ऐसे ना उसकी राइट लेफ्ट होता रहता है रुबीडियम में, उसके एटॉमिक फॉर्म में ऐसा होता रहता है, वो बहुत ही प्रिसाइज होता है। तो उसी को सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है सैटेलाइट में इंडियन टाइम के साथ, तो इसलिए वो एकदम प्रिसाइज टाइमिंग बताता है, इतना प्रिसाइज जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में केवल 1 सेकंड का वेरिएशन आता है उसमें। आप सोच के देखिए कितनी प्रिसाइज होती है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि इंडिजीनियस रुबीडियम क्लॉक को बनाने की, ठीक है। अगर इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखी जाए, तो अगर हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको बना लिया, किस चीज़ को, जो हमारी सैटेलाइट डिफंक्ट है, काम नहीं कर रही हैं, हमारी सारी की सारी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन में आ जाती हैं। कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ सैटेलाइट एक कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर काम को करें तो कॉन्स्टलेशन कहते हैं। कॉन्स्टलेशन देखो, कॉन्स्टलेशन कभी अकेला सिंगल नहीं होगा, उसमें कुछ नंबर होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे सारा अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है, तो जो फॉरेन कॉन्स्टलेशन है जैसे जीपीएस, ग्लोनोस, बीडू और गैलीलियो, इन सब पे हमें कंप्लीटली रिलाय नहीं करना होगा। अगर कभी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जीपीएस अपना मना कर दे, हम नहीं देंगे। जैसे नोटिस करो, जीपीएस ने अपनी सर्विसेज बंद कर रखी है, कहाँ पे, रशिया यूक्रेन में। आप अगर डालोगे तो वहां स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, वी डू नॉट प्रोवाइड आवर सर्विसेज ड्यू टू वॉर लाइक सिचुएशन। तो कभी इंडिया में ऐसी सिचुएशन हो, जीपीएस या फिर इन लोगों ने अपना बोल दिया हम नहीं दे पाएंगे, तब इंडिया कैसे रिलाई करेगा, वहां का मिलिट्री इंफ्रा या फिर सिविल इंफ्रा कैसे काम करेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है खुद का इंडिजीनियस, एक बोलते हैं ना प्रॉपर कॉन्स्टलेशन, खुद का जीपीएस सिस्टम होना। नाम एक ऑलरेडी बताया, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, दैट्स ऑल।
अब ये खुद का रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो इंडिया की टेरिटरी साथ ही साथ आसपास का 1500 किलोमीटर कवर करता है, एक्यूरेट पोजिशनिंग बताता है, टाइमिंग एग्जैक्ट बताता है, सिविलियन और मिलिट्री पर्पस दोनों के लिए यूज हो सकता है, एज अ बैकअप यूज होता है जब जीपीएस सिस्टम अनअवेलेबल हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्यूरेट। देखो मैं बार बार उस चीज को इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में अगर पहले तरीके से ना समझ में आओ तो दूसरे समझ में आ जाए। ठीक है, बेनिफिट एटॉमिक क्लॉक का सेटेलाइट में क्या बेनिफिट होता है? प्रिसाइज टाइम सिग्नल बताते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? एक्यूरेट लोकेशन में को कैलकुलेट करने में मदद मिल जाती है उसमें। ठीक है, जो जितनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी होगी उतना नेविगेशन में प्रिसिशन होगा हमारे, और डिफेंस में, टेलीकॉम, डिजास्टर रिस्पांस में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी हमें। जिस तरह से आप डिजास्टर देखते हो, अभी आपने देखा था डिजास्टर कहाँ की, मैंने रिसेंट कितनी डिजास्टर, आप जैसे धराली का आपने नोटिस किया, कठुआ में डिजास्टर आई, फिर आप किश्तवाड़ में डिजास्टर, आज फिर एक डिजास्टर आई। ठीक है, तो ये जितने हो रहे हैं, तो अगर हमारे पास खुद का कॉन्स्टलेशन होगा, खुद का हमारा इंडिजिनियस जीपीएस प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा होगा, तो हम लोग एग्जैक्टली डिजास्टर कभी होगी तो वहां पे रिस्पांस ढंग से दे पाएंगे और सेफ गार्ड कर पाएंगे जो ह्यूमन लाइफ होती है उसका। ठीक है, अब यहाँ पे जीपीएस किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स। ग्लोनास किसका है? रशिया का है। गैलीलियो किसका है? यूरोपियन यूनियन का। ध्यान रखिए, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन। बीडू किसका है? चाइना का है। नाविक इंडिया का है। जरूर से जरूर इसको दिमाग में रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट ले लो आप, या फिर कहीं लिख लो आप लोग। यूपीएससी 23 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट हट गया है। आप एक काम करिएगा, सिंपल आप नेट पे डालिएगा कि सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम PYQ, सिंपल आप इतना डालोगे तो आपको दिख जाएगा यही, तो आप तब उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, उससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाए। बट ये सिर्फ ये शो करने के लिए 23 में क्वेश्चन आया हुआ है ऑन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। चलो, 2018 में क्वेश्चन आया था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिया IRNS हैज 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट्स इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये सही है। अगेन ये 2018 का सवाल है, उस रेफरेंस में आज अपग्रेडेशन काफी हुआ है, बट ये उसके रेफरेंस में आज ये सही है। IRNS कवर एंटायर कोस्ट एंड 5500 स्क्वायर किलोमीटर। तो अभी मैंने आपको बताया 1500 की बात है, तो ये गलत है। इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट सिस्टम विद फुल कवरेज बाय द मिडिल ऑफ 2019। अगेन ये भी गलत है, तो 1 इज द राइट वन। चलो, अब हम बात करते हैं आपका पोर्टेबल ब्रेन इंजरी डायग्नोस्टिक टूल के ऊपर, जिसका नाम है सेरिबो। अब ये हुआ क्या है? ये एक टूल है, जिस तरीके से आप नोटिस कर रहे हो, ये एक टूल है। इससे क्या होगा? पूरे ब्रेन की इमेजिंग हो जाएगी, ब्रेन के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो पता चल जाएगी। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो मोर्टेलिटी, लोग मर जाते हैं डिसेबिलिटीज से, कभी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज होती है, तो उसमें बचने में लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि अक्सर कभी किसी को सर पे चोट लगी है तो लोगों के पास MRI कराने का पैसा नहीं होता है, लेकिन अगर पहले ही पता चल जाए भैया यहाँ पे चोट लगी है, तो मेडिकेशन प्रॉपर हो सकता है। ठीक है, डेवलपर कौन है? ICMR इसका डेवलपर है, विद एम्स भोपाल के साथ मिलके इन लोगों ने पूरा डेवलप किया है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज है? नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और मशीन लर्निंग, दोनों का यूज किया गया है। आपको जो अपने पेपर के लिए ध्यान रखना है वो यही है। पहले तो क्या नाम है? सेरिब्रो। कौन सा टेक यूज हुआ है? नियर इंफ्रा स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत डिटेल में नहीं जाना। फीचर्स क्या है? ये एक पोर्टेबल नॉन इन्वेजिव रेडिएशन फ्री, जनरली आपने देखा होगा एक्सरे, MRI, CT स्कैन में क्या होता है? रेडिएशन निकलती है, लेकिन ये क्या है? रेडिएशन फ्री है। ये प्रॉपर तरीके से ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, और विद इन, बोलते हैं ना, केवल 30 मिनट की ट्रेनिंग दे दो और उसे कोई भी इंसान आराम से, अनस्किल्ड स्टाफ भी यूज कर सकता है। आप खुद देख दोगे, गन जैसा है, दिमाग में रखोगे, दिमाग के अंदर पूरा पूरा MRI, CT स्कैन निकल के चला आएगा। ठीक है, अब इसका ट्रेडिशनल मेथड से क्या एडवांटेज है? पहली बात तो ये है, जो एरर होता है ग्लासगो कोमा स्केल, ये क्या होता है? ग्लासगो कोमा स्केल एक तरीके का एक मेथड होता है जिसमें ब्रेन की इमेजिंग की जाती है और देखा जाता है सर्टेन, जैसे 1 to 5 स्केल पे कितना डैमेज हुआ है ब्रेन में, आइज में कितना मूवमेंट है, आइज में कोई डैमेज है या नहीं है। तो एक स्केल है, सिंपल सी भाषा में इसमें देखा जाता है कहाँ पे कितना डैमेज है। लेकिन अब ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है उसको ओवरकम कर देगा। कौन सा? ये जो मैंने सेरिब्रल कहा आपसे, क्या नाम है उसका? सेरिब्रो। सेरिब्रो जो आपका टूल है, ये एरर्स को, जो ग्लासगो कोमा टूल होता है उसको रिड्यूस कर देगा। जो कॉस्टली CT स्कैन, MRI होते हैं रिमोट एरियाज में, पहली बात तो एक्सेसिबल नहीं होते, बट अगर ये रहेगा तो रिमोट एरियाज तक जो लोगों को प्रॉब्लम होती है वो आसानी से हो पाएगी। क्योंकि इंडिया में देखा जाए हाईएस्ट हेड इंजरी है ग्लोबली देखा जाए। अब आप घर के बाहर निकलोगे, एक इंसान ऐसे आप काउंट कर सकते हो कि किसके पास हेलमेट है। जनरली काउंट ये होना चाहिए किसके पास हेलमेट नहीं है, बट मैं आपसे ये श्योर करता हूं कि आप अगर घर के बाहर निकलोगे तो आप काउंट करिए। अगर आप दिल्ली में नहीं हो, आप जनरल किसी उसमें हो, लेट्स से आप लखनऊ में हो या भोपाल में हो या वहां पे, तो आप एक देखिए एक बार किसके पास हेलमेट
है, आप वो काउंट कर सकते हो आसानी से। इसी वजह से इंडिया में हाईएस्ट इंजरी के इंसिडेंट हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा सीरियस हेड इंजरीज एनुअली होती हैं, 1 लाख से ज़्यादा मतलब मौतें हो जाती हैं, और 50% डेथ जो होती हैं वो विद इन फर्स्ट 2 आवर हो जाती हैं, क्योंकि ब्रेन इंजरी होती है, सीटी स्कैन एमआरआई होते होते बहुत समय लग जाता है। तो अगर डायरेक्टली हमने पहले ब्रेन इमेजिंग कर ली तो एग्जैक्टली कहाँ पे क्या मेडिसिन देनी है पता चल जाएगा। ठीक है, इसका डिप्लॉयमेंट आसानी से हो सकता है। क्या एमआरआई को एम्बुलेंस पे लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये छोटी सी मशीन को लगा दो, ट्रॉमा सेंटर्स में, रूरल क्लिनिक्स में लगा देंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में, कभी आपसे पूछा जा रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर, एक पीवाईक्यू था मेंस का जिसमें था हेल्थ फॉर ऑल के ऊपर कहा गया था अगर हमें हेल्थ फॉर ऑल अचीव करना है तो क्या करना होगा। तो वहां पे आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि सेरिब्रो जैसे टूल को अगर रिमोट एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं लोगों की जो मोर्टेलिटी है वो कम होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डिसेंट्रलाइज्ड बायोबैंक के ऊपर, और वो किस तरीके से ब्लॉकचेन के साथ और एनएफटी के साथ कंबाइन कर सकते हैं उसको। बट अगेन इसको बहुत डिटेल में नहीं जाना, ब्लॉकचेन क्या है फिर एनएफटी क्या है, मैं आपको बहुत आसान सी भाषा में समझाता हूँ। पहली बात तो आप ये समझो कि बायो बैंक होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल आपको एक सेकेंड, कहाँ गया, एक सेकेंड, या दिस इज बायो बैंक। तो अब होता क्या है, जो आपके सैंपल होते हैं, आप नोटिस करोगे आप जा रहे हो, कभी आपने सैंपल दिया, ब्लड सैंपल दिया, ठीक है, कभी कभी टिश्यू सैंपल भी दिया जाता है। तो जो आपके ह्यूमन टिश्यू के सैंपल्स होते हैं वो रिसर्च पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं जनरली। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर वो रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे अगर कभी मिसयूज करना स्टार्ट कर दे वो कंपनी, आपका जो टिश्यू सैंपल है उसका मिसयूज कैसे हो सकता है? मिसयूज ये करेंगे कि भाई साहब उसको किसी दूसरे इंसान में ऐसा डालेंगे जिससे वो मेडिसिन को बिल्ड कर सके, या आपके पास कुछ स्पेसिफिक, मतलब आपने नोटिस किया होगा ना भैया, ये जनरली किसी के पास एक स्पेशल फीचर है ब्लड में, या फिर किसी के पास एक कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू है तो उस टिश्यू का यूज करके प्रॉफिट मेकिंग में यूज कर लिया जाए। तो ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक होती थी। अब प्रॉब्लमेटिक क्यों होती थी? क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती थी कि प्रॉपर तरीके से सैंपल को कहाँ कलेक्ट किया जा रहा है, कहाँ उसका यूज किया जा रहा है, वो नहीं पता होता था। लेकिन अब जो प्रपोज ये हो रहा है, हम कह रहे हैं जो बायो बैंक होता है, मतलब एक ऐसा बैंक जहाँ पे बायो रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी होती है। मतलब हमारी पूरी जो बोलते हैं ना, जितना भी हमारे अंदर जेनेटिक चीज़ें हैं, या जितनी भी चीज़ें अगर हमने कभी सैंपल दे रखे हैं, टिश्यू सैंपल्स या किसी तरह के सैंपल जो कनेक्टेड टू बॉडी हैं, तो उसको एक एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्रिएट हो जिसमें ब्लॉकचेन टेक का यूज। आपको पता है ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन में बहुत ही एक बोलते हैं सेफ, बहुत ही सेफ होती है ब्लॉकचेन के अंदर। वहां पे इंफॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज रखा जाता है, किसी एक सर्वर पे स्टोर नहीं किया जाता इन्फो को, वो डिसेंट्रलाइज फॉर्म में होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हैकिंग करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हम यही कह रहे हैं कि भैया जनरली जो सैंपल का मिसयूज होता है उसको कम करने के लिए हमें इस बायो बैंक को ब्लॉकचेन पे डालना होगा। साथ ही साथ सैंपल जो होंगे, हर एक का सैंपल यूनिक होगा, तो सैंपल को हमें एक एनएफटी सर्टिफिकेट्स देने होंगे, मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स देने होंगे। अब नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होता है? पहले आप नॉन फंजिबल टोकन समझो तो एक डिजिटल यूनिक सर्टिफिकेट होता है जो ब्लॉकचेन में स्टोर कर सकते हैं। अब जनरली आपको आसान सी भाषा में समझाऊं, जैसे आपके पास एक 10 की नोट है, मेरे पास भी एक 10 की नोट है। अब आप बोलो कि भैया क्या 10 की नोट एक नॉन फंजिबल टोकन है? आंसर इज नहीं। आप मुझे 10 रुपए दे दोगे, मैं आपको 10 रुपए दूंगा, क्या वैल्यू कम हो गई 10 रुपए की? नहीं। आप 10 रुपए की एकदम मोड़ के, बस फाड़ो नहीं भैया, बस उसे मोड़ दो पूरी तरीके से। मोड़ने के बाद क्या 10 रुपए की वैल्यू कम हो गई? आंसर इज नहीं। तो नॉन फंजिबल टोकन ऐसे होते हैं जो कि रिप्लेस नहीं किए जा सकते, एक्सचेंज नहीं किए जा सकते। एग्जैक्टली कुछ सेम उसी टाइप की कोई चीज हो तो उससे रिप्लेस नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मनी में होता है जनरली। इसका यूज क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन ओनरशिप को, ऑथेंटिसिटी को दिखाता है। अब अगर आपको कहा जाए जो आपका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, क्या उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे के साथ एग्जैक्टली शेयर किया जा सकता है? आंसर इज नहीं। तो क्या ये नॉन फंजिबल है? एग्जैक्टली, दिस इज नॉन फंजिबल। और आपसे मैं 3-4 एग्जाम्पल बोल रहा हूं, आप सोचिए क्या ऐसे 3 एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि नॉन फंजिबल होंगे, है कि नहीं? फंजिबल टोकन तो मतलब वही है जो एग्जैक्टली सेम से कर लोगे। अब एग्जांपल क्या है? जो आर्ट वर्क होती है वो, अब जैसे देखा जाए, आपने मोनालिसा का देखा होगा, क्या वो नॉन फंजिबल में आएंगी? आंसर इज यस, बिल्कुल आएंगी। आपने लियोनार्डो दा विंची का देखा हो, क्या वो आएगा नॉन फंजिबल में? बिल्कुल आएगा। लेकिन वहीं पे करेंसी देखोगे या दूसरी चीजें देखोगे तो वो आपकी नॉन फंजिबल नहीं होती, क्योंकि उसे एग्जैक्टली अगर कोई ए प्रोडक्ट है
उस ए प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट बी से एक्सचेंज कर दिया जाए, लेकिन उसमें कोई भी वेरिएशन ना है उसकी वैल्यू में, तो ये कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में आता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जब एक टिश्यू सैंपल लिया जाएगा किसी इंसान का तो यूनिक होगा, तो उसी यूनिक में अगर हम एक यूनिक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे, एक डिजिटल सर्टिफिकेट, तो ये स्पेसिफाई करेगा कि ये इस इंसान का टिश्यू सैंपल है, जेनेटिक सैंपल है, जो भी सैंपल है, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसे अगर ब्लॉकचेन पे हम स्टोर कर देंगे तो इन्फॉर्मेशन पहली बात तो लीक नहीं होगी, हैकिंग नहीं होगी। साथ ही साथ इसके बेनिफिट क्या होंगे, डोनर का पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा, अकाउंटेबिलिटी रिसर्च में बढ़ेगी और साइंटिफिक प्रोग्रेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, डिसेंट्रलाइज बायोबैंक मैंने बता दिया, एनएफटी का यूज़ बायोबैंक में कैसे होते हैं वो मैंने बता दिया। बेनिफिट सही होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और रिसर्च और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। आप एक बार पढ़ेंगे आपको अच्छा खासा आइडिया इससे लग जाएगा। अब अगर इससे क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन क्या आया था, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, ये 2022 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा फॉन्ट बेटा इसमें वो हो गया है, बट ये नॉन फंजिबल टोकन पे था। आप सिंपल NFT 2022 लिखिए तो वहां पे आपको आ जाएगा PYQ, आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। ये मैंने डाला लेकिन फॉन्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। अब ये मैं एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पॉज करके पीछे जाना पड़ेगा, दैट विल बी ऑल, मतलब वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट आप एक बार NFT लिखिए नेट के ऊपर 2022, आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सेंसस 2027 के ऊपर। यहाँ पे हुआ क्या, आपको अभी मैं कल सेंसस अभी आया नहीं है, अभी प्रिपरेशन ही चल रही है, तो आपको डायरेक्टली बताता हूँ अर्बन एरिया की डेफिनेशन जो जनरली होती है 2027 के सेंसस ने कहा है कि भैया हम लोग जो 2011 का सेंसस हुआ था उस सेंसस में जो अर्बन एरिया की डेफिनेशन थी सेम उसी डेफिनेशन को हम भी यूज करेंगे, मतलब डेफिनेशन चेंज नहीं करेंगे। तो आर्टिकल का मेन मतलब क्या है, 27 के सेंसस में अर्बन एरिया की डेफिनेशन वही रहेगी जो 2011 में थी। अब 2011 में क्या थी, 2011 में वो सारी एरियाज अर्बन एरिया कहलाएंगी जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, कैंटोनमेंट बोर्ड होगा, टाउन होगा, पंचायत नगर होगा, पालिकाज होगा, ये सब क्या अर्बन क्राइटेरिया में आएगी। या फिर ऐसे विलेजेस जहां पे 5,000 से ज्यादा पॉपुलेशन हो और 400 से ज्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हो, मान लो ये 1 स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें 400 से ज्यादा लोगों की डेंसिटी हो, साथ ही साथ 75% से ज्यादा मेल वर्क फोर्स नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो उसे अर्बन एरिया में कहीं ना कहीं काउंट किया जा सकता है, ठीक है। ये 2011 की डेफिनेशन थी। अगर आपने गांव की बात करो, आपके गांव के 1 स्क्वायर किलोमीटर में क्या रह रहे हैं 400 से ज्यादा लोग, पहला क्वेश्चन, ठीक है। आप चेकलिस्ट बनाओ, आंसर यस और नो। फिर क्या वहां पे 75% से ज्यादा लोग, अगर पॉपुलेशन क्या वहां पे 5,000 से ज्यादा है उस एक्स गांव की या नहीं है, दूसरी चेकलिस्ट। तीसरी चेकलिस्ट, क्या ये जो 5,000 ज्यादा की पॉपुलेशन है इसमें 75% से ज्यादा मेल वर्कफोर्स नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है या नहीं है, मतलब खेती बाड़ी में नहीं हो, किसी दूसरी चीजों में हो, तब वो आपकी अर्बन एरिया कहलाएगी। दैट्स ऑल, इतना ही जानना है आपको। अब मैं आपको समझाऊं सेंसस क्या होता है। सेंसस एक ऑफिशियल कंप्लीट पॉपुलेशन का डेटा होता है जिसमें पॉपुलेशन हमारी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, उसकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन से धर्म जाति, ये सारी चीज़ें एक कंट्री की पूरी तरीके से काउंट की जाती है। इंडिया में हर 10 साल पे काउंट होता है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस चीज़ को ओवरटेक करते हैं। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक भी इसमें इन्वॉल्व होती है पूरी तरीके से, ठीक है। अब एक चीज देखिए, बेनिफिट्स क्या है सेंसस का। बेनिफिट्स देखा जाए, पहली बात तो पॉलिसी एंड प्लानिंग में बहुत मदद करता है सेंसस, क्योंकि अगर हमारे पास डेटा होगा तो हमें पता होगा हमें कितने लोगों के लिए पॉलिसीज बनानी है, हमें रिसोर्स का एलोकेशन कैसे करना है, वेलफेयर स्कीम कैसे लॉन्च करनी है। इंफ्रा और अर्बन प्लानिंग मदद होगी, हमें पता रहेगा ना कहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, तो कहाँ पे कितनी रोड बनानी है, स्कूल्स हॉस्पिटल बनाने। गवर्नेंस में भी बहुत मदद मिलेगी। साथ ही साथ इकोनॉमिक प्लानिंग में मदद मिलेगी, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, इंडस्ट्रियल डेटा हमें मिलेगा। सोशल डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलेगी कि भैया रिमोट एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में कितने लोग ऐसे हैं जो वल्नरेबल हैं, ऐसे कौन से हैं जो BPL हैं, वो लोग कैसे माइग्रेट कर रहे हैं, टाइप ऑफ माइग्रेशन क्या है। वही कल के आर्टिकल को आप रिकॉल करिए कि जो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में, माइग्रेशन हो रहा है तो जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करने को ऊपर मिल रही है। जैसे अब क्या होता है, अभी रिसेंट में आप नोटिस करोगे कि अगर एक लेबर वेस्ट बंगाल का, बिहार का जा रहा है साउथ में, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो वहाँ पे उन लोगों ने कंप्लेन आई है कि वो वहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है, लोगों के ऊपर फोर्स होता है कि भैया आप लैंग्वेज बोलिए इस चीज़ को लेकर के। बट अगेन दिस इज नॉट द शॉर्ट थिंग, ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि माइग्रेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक चैलेंजेस पेश करते हैं
कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकें। तो सेंसस हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देगा ताकि हम वैसी पॉलिसीज बना सकें। अब चैलेंजेस क्या है सेंसस में? डिले होता है, एक्यूरेसी सही नहीं होती, टेक का गैप होता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इस बार हम सब चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेसी कंसर्न भी होता है, ऑलरेडी बताया आपको मैंने। तो क्या सोल्यूशन हो सकता है प्राइवेसी कंसर्न का? पहली बात तो ये हो सकता है कि हम लोग इसमें इस तरीके से स्टोर किया जाए सर्वर्स में जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो कहीं ना कहीं। ब्लॉकचेन का अगर हम यूज करें सेंसर्स में तो शायद ऐसा हो सकता है कि इंफॉर्मेशन बॉडी पूरी तरीके से सेफ रहे। फिर साथ ही साथ एक और होता है लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि जो रिमोट एरियाज होती हैं वहां पे काउंटिंग ढंग से नहीं हो पाती है। जो आपके शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं या शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज होते हैं या जहां पे पीवीटीजीज रह रहे होते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था पीवीटीजीज क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। कल आपको जब मैं निकोबार प्रोजेक्ट समझा रहा था वहां समझाया था मैंने। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हमें डिजिटल सेंसस ऑलरेडी करने की बात है। जो आपके बोलते हैं ना, जो लोग सेंसस को काउंट करने के लिए आते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उनको बताया जाए कैसे आप वेरीफाई करो डेटा को, पब्लिक में अवेयरनेस हो, जो अलग अलग डेटाबेस होते हैं उसको एक साथ लिंक किया जाए जिससे हमें ऑथेंटिक सेंसस मिल सके। साथ ही साथ जितने भी पॉलिसीज बन रही हैं उनका टाइमली इंप्लीमेंटेशन हो। ये ना हो कि बस हमने ऑन पेपर पॉलिसी बना दी है लेकिन उसको फॉलोइंग नहीं हो पा रही है ढंग से। तो इस तरीके से सेंसस के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं चैलेंजेस को अगर अच्छे से टैकल कर लिया जाए। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।